शुरू करो भाई। अच्छा जी, पेज नंबर 513 पर हमने ये पढ़ा था कि तीन चीजें जीरो रेट हैं। एक एक्सपोर्ट जीरो रेट है, एक फिफ्थ शेड्यूल जीरो रेट है। इस साल साथ साथ याद करेंगे, लेकिन अगले सेशन में आज से गुड्स एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन फिफ्थ शेड्यूल, ऐसी चीजें जो आपने इंटरनेशनल फ्लाइट को दी हैं, जो रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है। और तीसरा, ये तीन चार रीजंस हैं। अब आप साथ वाले को वॉइस नोट प्रोबेबली आपने भेजा होगा, हाथ खड़ा करें जरा। एक स्टूडेंट, दो, ढाई, पौने तीन, बस तीन चार लोगों ने वॉइस नोट भेजा साथ वाले को, इसकी अंग्रेजी बना के। तीन चीजें जीरो रेट एक्सपोर्ट लगती हैं, क्या कहते हैं समीउल्लाह, लेकिन जीरो रेट है नहीं। तो जो एक्सपोर्ट्स री इम्पोर्ट करनी है, जो एक्सपोर्ट्स की लेकिन बाद में एक्सपोर्ट करने का इरादा बदल गया, और जो एक्सपोर्ट्स किसी ऐसी कंट्री को की जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने बताया। 1:50 पे जो बच्चे कॉलेज में हुए आ जाइएगा, कोई आधे पौने घंटे का न्यूमेरिकल कर लेंगे चैप्टर 18 का। अच्छा, जीरो रेट सेल वाले का इनपुट जो है वो रिफंड होता है। जीरो साथ वाले को मुझे याद करा देना, माय सेक्रेटरी प्लीज मुझे याद करा देना, अपने सेक्रेटरी को कहीं आपको याद करवा दे। अच्छा, अच्छा माय डियर, जीरो रेट सेल वाले का सारा इनपुट रिफंड होता है, बल्कि शायद न्यूमेरिकल के फेस पे भी हम इसको शो नहीं करते, हम 70 को नीचे लिख देते हैं रिफंडेबल ऑन जीरो रेट। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कह दे 70 की बजाय मैं आपको सिर्फ 65 रिफंड करूंगी, तो बस गवर्नमेंट की मर्जी। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट को टैक्स क्रेडिट कहते हैं ना, क्योंकि ये माइनस होता है, फॉर अ पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट सप्लाई। तो लिख ले, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द रिफंड, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया रिफंड। वैसे आमतौर पे कितना मिलना चाहिए? सारा इनपुट रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि बेचारे की सेल ही जीरो रेट है, तो आउटपुट जीरो, इनपुट 70, तो नेगेटिव 70 आना चाहिए। ओके, फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पर्संस मेकिंग अ जीरो रेट सेल। हर सेक्शन मुकम्मल होने पे साथ वाले को मुस्कुरा के देखा करें। अभी हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे, इसके एंड पे आपने साथ वाले को मुस्कुरा के देखना है, ये उसको एक सूदिंग टच देता है। अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कानून, कानून के सेक्शन 60 के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को ये इजाजत है कि वो प्रेस्क्राइब कर दे एनी टैक्सेबल गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा, थोड़ी देर पहले कल हमने एक्सपोर्ट को जीरो रेट बनाया था, और अब ये किसको जीरो रेट बना रहे? इंपोर्ट को। तो हो सकता है होंडा एटलस कार इंजन इंपोर्ट करें तो गवर्नमेंट का कोई टैक्स पे ना करो, खैर है। तो एक्सपोर्ट तो जीरो रेट हैं, लेकिन गिनी चुनी टैक्सेबल गुड्स की इंपोर्ट भी जीरो रेट हो सकती है। तो जनरल रूल ये है कि इंपोर्ट जीरो रेट नहीं है, जनरल रूल है एक्सपोर्ट जीरो रेट है, अनलेस के, आज इस जगह खाली है इधर आपकी, अनलेस के गवर्नमेंट कह दे गिनी चुनी चीजों पे क्या
कि ये इंपोर्ट 0 रेट है, तो फिर वो आप इंजन 1 करोड़ का मंगवाएंगे तो 18 लाख देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। ओके। चीजें दो किस्म की होती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो आप मंगवाते ही अपनी दुकान पे ले जाते हैं, यानी इंपोर्ट की और इंपोर्ट करते ही दुकान पे ले गए। पहले ये पॉइंट ए पढ़ लें। बीस मार्च तक अगर किसी चीज का रेट 18% है तो वो 18% होगा। बाकी आखिरी 10 दिन के लिए गवर्नमेंट ने उसका रेट 19% कर दिया तो 19% हो जाएगा। तो अगर किसी चीज का रेट चेंज हो गया तो ठीक है, कहते हैं कोई मसला नहीं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इफ देयर इज ए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, a taxable sale made by a registered person is chargeable at the rate applicable at the time of supply। तो जो चीजें यहां सप्लाई हुई हैं पहले 20 दिनों में उनका रेट 18% हो जाएगा, और जो चीजें यहां सप्लाई हुई हैं आखिरी 10 दिनों में उनका रेट 19% हो जाएगा। फॉर अ टैक्सेबल सेल मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज चार्जेबल एट द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो जो चीजें यहां सप्लाई हुई उनका रेट 18%, और जिनका टाइम यहां है सप्लाई का, हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ क्या होता है, अर्लियर ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। ठीक है, लेट आए बैठे कोई मसला नहीं, खैर है, इंसान है, लेट हो ही जाता है। पॉइंट बी, अच्छा अब जरा अटेंटिवली सुनिएगा। जो इंपोर्ट्स हैं वो दो किस्म की हैं। एक ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन है। होम कंजम्पशन का मतलब है जैसे ही सी पोर्ट पे आई आप उठा के ले आए। होम का मतलब ये नहीं घर में इस्तेमाल की। और क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस का मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट के बने हुए वेयर हाउस में पड़ी रहने दी और उनको उस वक्त उठाया जब आपके अपने स्पेस में जगह बनी, आपके अपने ऑफिस में जगह बनी, फिर आपने उनको उठाया। तो एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन का मतलब लिख लें, सी पोर्ट से, सी पोर्ट पर आते ही आप अपनी शॉप पे ले आए। सी पोर्ट पर आते ही आप अपनी शॉप पर ले आए चीजें। और क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस का क्या मतलब है, उनके वेयर हाउस में पड़ी रही, उनका किसका, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में पड़ी रही बाद में लाए, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में पड़ी रही बाद में लाए। ओके, गुड डिक्लेरेशन एक पेज होता है, इट इज अ पेज सबमिटेड टू गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर showing list of goods imported। ये पेज बनाता कौन है, टैक्स पेयर, और जमा किसे कराता है, गवर्नमेंट को, कि ये सामान मेरा आ गया है। तो गुड डिक्लेरेशन इट इज अ पेज सबमिटेड टू गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर शोइंग लिस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, जिसमें वो बताते हैं मेरी फलां फलां चीजें फलां मुल्क से रिसीव हो गई हैं।
ओके if the goods are entered for home consumption अगर आपने चीजें फौरन ही उठा ली हैं तो किस दिन का रेट लगेगा? द रेट उस दिन का लगेगा ऑन द डेट ऑन विच अ गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। अच्छा, अगर चीजें 10 अप्रैल को आई तो गुड डिक्लेरेशन आप किस दिन जमा कराएंगे? 10 अप्रैल को ही। एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन का क्या मतलब है? एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन का मतलब है फौरन पिक कर लें चीजें, जाते ही पिक कर लें चीजें। जो इंजन आया इंपोर्ट किया आपने, फौरन उठा के ले आए, तो फिर जाहिर बात है अगर वो 10 अप्रैल को आया तो 10 अप्रैल को उठा के ले आए। इफ द गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने चीजें आते ही उठा ली हैं तो द रेट एप्लीकेबल, वो रेट लग जाएगा उस दिन का जिस दिन आपने गुड डिक्लेरेशन जमा करवाया है बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। और अगर चीजें आपने कहां से क्लियर करवाई हैं? वेयर हाउस से, तो फिर क्या होगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच अ गुड डिक्लेरेशन, फिक्रा वही है, गुड डिक्लेरेशन ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। लेकिन छोटा सा लफ्ज ऐड कर दिया, फॉर क्योंकि ये काफी दिनों से पड़ी हुई हैं और अब आप क्लियर करवाने गए हैं, तो जिस दिन आपने क्लियर करवाई है अब उस दिन का रेट लगेगा, ना कि जिस दिन वो आई थी। अब आके पहले की पड़ी हुई है, क्लियर बाद में हुई है। तो अब नेचुरली गुड डिक्लेरेशन लेट जमा कराएंगे या चीजें आते ही जमा करवाएंगे? लेट जमा करवाएंगे। द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच अ गुड डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस, तो ये डिफरेंस है दोनों लाइनों के अंदर। तो लिखिए स्टार डाल के, अब आप चीजें आने के दिन नहीं बल्कि चीजें क्लियर कराने के दिन गुड डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। अब आप चीजें आने के दिन नहीं, अब आप चीजें आने के दिन नहीं बल्कि क्लियर कराने के दिन गुड डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे। ओके चलें जी, फिक्रा याद करें। इफ गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड डिक्लेरेशन इज गिवन बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। प्रेजेंट, गिवन, पेश करना। एंड इफ द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम, तो फिर फौरन पिक की या लेट पिक की? लेट के पिक की या लेट पिक की? लेट पिक की। तो द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच अ गुड डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड। तो प्रोबेबली ये 13 वाला वीकेंड पे टर्म टेस्ट आपका हो जाएगा। तो मैं आप इंशाल्लाह आज आपसे सिलेबस भी शेयर कर लूंगा, 13 से 18 वाला जो वीकेंड है। ओके, वेयर, अच्छा मुझे ये जरूर 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 याद करवाना है, जो क्वेश्चन 32 या 33 है पता नहीं, उसका पॉइंट बी हमने डिस्कस करना शुरू किया था क्लास में, चैप्टर 18 का, वो पूरा नहीं हो सका था और किसी ने भी याद नहीं कराया। उस पर मैंने खड़े भी करना है आज सबको। ओके,
कि एक दिन कहा था कि करेंगे कल डिस्कस और किसी ने याद नहीं कराया और 2-3 दिन हो गए और कल ऑनलाइन वालों ने इतना 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 रोला डाला कि आपने वो डिस्कस करना था। फिजिकल वाले सारे ही ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप आ जाया करें। अच्छा जी, वेयर गुड डेक्लेरेशन, वेयर गुड डेक्लेरेशन, कई दफा ऐसा होता है कि आप सामान मंगवा रहे होते हैं तो आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो आप जज्बात में जाके बीवी बच्चों को लेके सी पोर्ट पे चले जाते हैं। और जब आप सी पोर्ट पे जाते हैं तो जो दूर से जहाज नजर आता है तो बेटा कहता है अब्बू ये वाला हमारा है। नहीं बेटा ये वाला हमारा नहीं है, कोई और जहाज हमारा सामान ला रहा है, वो बिल्कुल जहाज लगेगा आपको दूर से, तो वो हमारा सामान ला रहा है। तो आप गुड डिक्लेरेशन चीजों के भी आने से पहले जमा करा देते हैं, यानी गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस आई नहीं अभी और आपने गुड डिक्लेरेशन पहले ही जमा करा दिया। वेयर गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, देन द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन विच द डेट द मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड। जिस दिन क्या डिलीवर हुआ, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस का मतलब है सामान। असल में मैनिफेस्ट भी एक सफाई होता है जो जहाज वाले के पास होता है कि ये वाला सामान आपका पहुंच गया है, तो बस इसको सामान खाली लिख लें तो भी चलेगा। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस लफ्ज याद करें, कन्वेंस इज डिलीवर्ड या मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड। बस ये मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस का लफ्ज आपने डालना है किसी तरह पेपर में। ऑन द डेट द मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड। अच्छा जी, गुड डिक्लेरेशन 5 जनवरी को आपने जमा करा दिया जज्बात में आके, और सामान आया 15 जनवरी को। किस दिन का रेट लगेगा? 15 जनवरी का। चलें जी, सिनेरियो याद करें और उसका कंक्लूजन याद करें। ये सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल क्या है? इफ गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस, जज्बात में आके पहले जमा करा दें, इन अराइवल ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस आई नहीं और आप गुड डिक्लेरेशन जमा करवा दें, तो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड कन्वेंस इज डिलीवर्ड। दिस इन मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। साथ वाले से हैं, ये लाइन लगी हुई है आपकी किताब में, हल्की फुल्की लगी हुई है, तो साथ वाले से फुटा लेके इसको पक्का कर लें, छोड़े परे। छोटे भाई के बैग में फुटा होगा, घर में होगा छोटा भाई। अच्छा जी, घर में जो बड़ा है सबसे वो बहुत रफ एंड टफ है और माशाल्लाह पढ़ाई में भी अच्छा है, जो छोटा है वो बहुत बिगड़ा। इन केस ऑफ, देखें साथ में दरमियाना वाला बैठा हुआ है, बड़ा वाला बैठा हुआ है, घर में छोटा वाला बैठा हुआ है, छोटे वाला है, ये देखिए ये बहुत बिगड़ा हुआ है। नहीं, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन केस ऑफ कई दफा ऐसा होता है कि आप चीजें वेयर हाउस से क्लियर करवा लेते हैं लेकिन टैक्स जमा नहीं करवाते। कई दफा ऐसा होता है आप चीजें वेयर हाउस से क्लियर करवा लेते हैं लेकिन क्या जमा नहीं करवाते? टैक्स जमा नहीं करवाते। कई दफा चीजें वेयर हाउस से क्लियर करवा लेते हैं लेकिन टैक्स जमा नहीं करवाते। अब क्या करना है? इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, if tax is not paid within 7 days of presenting of, इस केस में इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम, ये इंग्लिश का फिक्र तो वही उठाया ना इसने, इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम, अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराया 7 दिन में ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट ऑन विच द टैक्स इज, फिर टैक्स उसी रेट पे लगेगा जिस दिन आपने क्या किया? टैक्स जमा करवाया। अच्छा जी, अब फर्ज करें
ये मार्च का महीना है, आपने 1 मार्च को गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आप इस दिन वेयर हाउस से चीजें क्लियर करवाने आए थे। आ गई, आप फरवरी की गई हुई थी चीजें, लेकिन आप वेयर हाउस से क्लियर करवाने 1 मार्च को आए थे, तो आपने गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1, आपने टैक्स पे किया 5 मार्च को। एंड ऑप्शन 2, सिनेरियो 2, ऑप्शन तो नहीं, सिनेरियो 1, आपने टैक्स जल्दी पे कर दिया, यानी 5 दिन के अंदर अंदर। सिनेरियो 2, आपने टैक्स लेट पे किया, लेकिन कब पे किया? 10 मार्च को। अब सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा? ये तो क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर क्या बनेगा? ये है सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 में अल्हम्दुलिल्लाह जनरल रूल फॉलो होगा, ऑन द डेट ऑन विच गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड। टैक्स पे करने का दिन नहीं देखा जाएगा, तो ऐसी सूरत में जवाब हमारा 1 मार्च ही होगा। बट when the goods are cleared from warehouse and the tax is not paid in 7 days from the date when the good declaration is presented, then tax will not be charged on the date on which good declaration is presented. Rather, it will be charged on the date it is actually paid. अब रेट किसका यूज होगा? 10 मार्च का यूज होगा। जैसे दुकानदार ये कहे कि यार तुम मेरे से घी का डब्बा खरीद लो, ये 500 रुपए का है, अगर तुम 7 दिनों में पैसे ले आए तो चाहे घी का डब्बा बाजार में जितने मर्जी का हो गया, मैं तुमसे 500 ही लूंगा। और अगर तुम पैसे लाए 7 दिनों बाद, तो फिर जो घी का डब्बा बाजार में फिर जितने का उस वक्त बिक रहा होगा ना, मैंने तो उतने पैसे लेने। आप 10 मार्च को आए, उसने कहा यार आप तो घी का डब्बा 550 का हो गया, सॉरी यार अब आप 550 दो। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। वो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, सस्ता हो जाए तो भी बेनिफिट लें। तो घी का डब्बा आपने खरीदा 1 मार्च को, और दुकानदार कहते हैं दाएं बाएं वालों को उठा दें, और दुकानदार कहता है कि अगर आप 7 दिनों में पैसे लेके आ गए तो मैं आपसे वही पैसे लूंगा जो इस दिन बाजार में घी का डब्बा है, और अगर आप 7 दिन बाद पैसे लाए तो फिर उस दिन के पैसे लूंगा। अब ये फिक्रा जरा याद करें, एग्जाम्पल तो आप कर लेंगे। इन केस गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम, पहला वाला सिनेरियो, दूसरा वाला, एंड द टैक्स इज नॉट पेड विद इन। 7 डेज कहां से गिनने शुरू करने हैं? जब गुड्स क्लियर हुई हो, देन द टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑन द डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेबल। अच्छा माय डियर, गुड्स कब क्लियर हुई हैं? 1 मार्च को, और गुड डिक्लेरेशन उसी दिन प्रेजेंट हो गया। अंडर द 2 सिनेरियो डिटरमिन द डेट द टैक्स विल बी चार्ज। वो डेट बताएं जब टैक्स लगेगा। टैक्स पे कब होगा वो डेट नहीं पूछ रहा, पे की वो डेट बताएगा, किस दिन का रेट लगेगा ये पूछ रहा हूं। अगर टैक्स जल्दी पे हो जाए तो 1 मार्च का ही रेट लगा दें, अगर टैक्स 7 दिन बाद पे हो फिर 10 मार्च का रेट। अब ये नीचे नोट करने की जरूरत तो नहीं है, करना है तो आपकी मर्जी है, ऐसे नीचे नोट करने की जरूरत, चलें आधा मिनट ले लें अगर किसी ने करना है।
नोट कर लें भाई, चलें। रात को सोने से पहले बिस्तर झाड़ने वाली सुन्नत पूरी कर लेते हैं, भूला हुआ है। अच्छा जी, इफ देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर कभी रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ड्यूरिंग अ मंथ, महीने के दौरान, यानी महीने के विच में आके टैक्स रेट चेंज हो गया, यानी 19 मार्च तक रेट कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, तो रेट ऑफ टैक्स चेंज फ्रॉम 19 मार्च, तो 2 रिटर्न्स, एक यकम से 18 मार्च की अलग रिटर्न जमा करवाएंगे और एक सेकंड दूसरी रिटर्न, वन रिटर्न और सेकंड रिटर्न कब से कब तक की, 19 से 31 नहीं कहते, 31 कहते हैं। भाई मेरे, और ये जो है ना, क्या कहते हैं, अब बिल्कुल टाइम इतना नहीं है ये मार्च तक आपके पास कि आप ऐसे ना घर में जाकर रिलैक्स होकर बैठें और ये पकड़ के बैठ गए। ये 2 घंटे गुजर चुके हैं माय डियर, स्टोरी के अंदर नहीं गए, अब बिल्कुल ये टाइम नहीं है। और जो थोड़े से अक्लमंद लोग हैं, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ, जिनको पता है मौत करीब है, उनके पास तो वैसे ही इन चीज़ों का टाइम नहीं है, वो तो और बड़े कामों के अंदर लगे हैं। तो उनकी रातें तो सहाबा की रातों जैसी गुजरती हैं। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो जाए ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, किसी महीने में चलते चलते, अ सेपरेट रिटर्न, हेल्दी एक्टिविटी करें, आपको कौन मना करे, आप मोबाइल की हेल्दी एक्टिविटी करें, कोई खेलें जाके। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, अ सेपरेट रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड, बना इसी उम्र में कमर दर्द निकल रही हैं बच्चों को, कभी घुटनों में निकल रही है ना इसी उम्र में। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, अ सेपरेट रिटर्न, सुस्ती का मारा, इधर गिरता है उधर से उधर गिरता है, इधर से उधर गिरता है, a separate return has to be furnished in respect of each portion of the month showing the application of different tax rates। अच्छा जी, जी हाँ जी, अच्छा, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट, टाइम क्या है टैक्स पे करने का, टाइम, तो माय डियर आपको पता है कि 2 मौके पे गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जाता है, एक जब आप इंजन इंपोर्ट करते हैं, दूसरे जब आप गाड़ी सेल करते हैं। हाँ, अगर आप टायर खरीदते हैं गाड़ी के लिए तो वो आपने टैक्स जमा नहीं कराना, वो फिर जनरल टायर ने हुकूमत के खजाने में जमा कराना है। तो 2 मौके पे टैक्स हुकूमत के खजाने पे होंडा ने जमा करवाना है, इंजन इंपोर्ट करते हुए और गाड़ी बेचते हुए। इंपोर्ट का रूल क्या है और टैक्सेबल सेल मेड का रूल क्या है, यानी जब आप इंजन मंगवाएंगे तो क्या करेंगे और जब आप कार बेचेंगे तो कब टैक्स जमा करवाएंगे, यही बात चल रही है कई दिनों से। और आगे आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात लिखी भी नहीं हुई। द टैक्स ऑन इंजन इंपोर्टेड shall be paid at the same time at which the custom duty is payable। कस्टम ड्यूटी भी एक ड्यूटी होती होगी, पता नहीं, जब वो पे करते हैं साथ ही क्या पे कर दें, 1 करोड़ के ऊपर 18 लाख पे कर दें गवर्नमेंट को। द प्रोविजंस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इन कस्टम्स एक्ट शैल आल्सो अप्लाई हियर। टैक्स कलेक्शन क्या होती है, टैक्स लेना, टैक्स लेने का वही तरीका होगा जो किस लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। द टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल मेड, सेल मेड का मतलब क्या होता है, कार सोल्ड, बनाई नहीं, सेल मेड, गुड्स मेड नहीं लिखा हुआ। तो द टैक्स ऑन कार सोल्ड शैल बी पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, तो वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख है, आपको पता है 15th। द बोर्ड में डायरेक्ट डेट ऑन सर्टन सेल, सर्टन सेल का मतलब होता है जनरल रूल है, गिनी चुनी गुड्स शैल बी पेड इन एनी अदर वे और टाइम। छोड़ें, इसका क्या करना है आगे। अच्छा माय डियर, देखें ये तो हो गया टाइम, ये क्या हो गया, अब क्या शुरू होने लगे, मोड एंड मैनर।
क्योंकि उसने कहा था टाइम भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। टाइम अल्लाह का शुक्र है हमें याद हो गया। इंजन का टैक्स तब जमा करवाने जब आप कस्टम ड्यूटी जमा करवाएं। और ये वाला टैक्स, इसका सोल्यूशन देख लेना, इसका सोल्यूशन एट द टाइम एट विच कस्टम ड्यूटी इज पेबल और एट टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अच्छा, जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उन पे किस तरीके से टैक्स जमा कराना है? एज इफ इट इज अ कस्टम ड्यूटी, जिस तरह की ये कस्टम ड्यूटी है। अब हमें क्या पता वो कैसे जमा कराते हैं, चलें फारक करें। अच्छा, ये आपने जाके बैंक में जमा कराना होता है, ये वाला आपने बैंक में जमा कराना होता है। तो इंपोर्ट वाला अलग जमा कराना है और सेल मेड वाला आपने जमा करवाना होता है थ्रू डिपॉजिट इन अ बैंक डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड। बैंक में जाके जमा कराते हैं, नेशनल बैंक में आमतौर पर जमा कराते हैं, और टू सच अदर मोड एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या बोर्ड कोई और तरीका बता देगा। तो ये क्या हो गया माय डियर, मोड एंड मैनर। हो द फेडरल गवर्नमेंट में, नहीं इसको तो छोड़े ना, बाय अप्लाइंग द फेडरल गवर्नमेंट में अलाउ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। फेडरल गवर्नमेंट किस बस ब्रैकेट में ले लें, हाईलाइट क्या करना है, बाय अप्लाइंग कंडीशंस लिमिटेशन याद कर लीजिएगा, अल्लाह करे ये भी याद रह जाए आपको। तो द फेडरल गवर्नमेंट में अलाउ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अच्छा ये टैक्स जो है ना, ये पे गवर्नमेंट नहीं करना होता है। अच्छा, ये ऐसा लॉ है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ें मंगवा के बेचे ना, तो असल में गवर्नमेंट ने कोई सोलर प्लेट्स मंगवाई और लोगों को बेची, तो गवर्नमेंट लाख वाली 1,18,000 में बेचेगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट पे टैक्स लग रहा है, बर्डन तो आपको पता है इस पर सारा कंज्यूमर पे ही जाना होता है। तो यहाँ गवर्नमेंट के इदारे कई दफ़ा ना सेलें शुरू कर दी थी उन्होंने। तो गवर्नमेंट के इदारे बाहर के मुल्कों से चीज़ें मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे या बेचते थे बाहर के मुल्कों से चीज़ें मंगवा के। तो हुकूमत ने कहा गवर्नमेंट के इदारे भी अगर चीज़ें मंगवाएंगे तो वो भी सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे कस्टमर को, क्योंकि हुकूमत पे तो टैक्स लगना ही नहीं, बर्डन तो सारा कस्टमर पे जाना है। लेकिन हम गवर्नमेंट के इदारों को ये इजाज़त दे देंगे कि जो उन्होंने टैक्स लोगों से लिया हुआ है वो हमें किस्तों में अगर जमा करा दें तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। तो गवर्नमेंट अपने आप को बेनिफिट दे रही है, बस सादा सी बात यह। तो पेएबल बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये बेनिफिट किसको है? फेडरल गवर्नमेंट लोगों को चीजें बेच रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोगों को चीजें बेच रही है, या कोई पब्लिक सेक्टर इदारा, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को चीजें बेच रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं और आगे बेच रही हैं, ऑफ एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स। ये भी गिनी चुनी गुड्स के लिए रूल है। अब जरा फिक्रा ऊपर से मिला के पढ़ें। The federal government may allow payment of sales tax on if tax is payable by federal government or provincial। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स किसको दे रही है? पेएबल बाय फेडरल गवर्नमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट। टू का लफ्ज मैंने यहां डाला नहीं क्योंकि उसने भी नहीं डाला हुआ। तो पेएबल बाय फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट और सेल ऑफ गुड्स, और पेएबल बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली टू फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर? इफ टैक्स इज पेएबल का लफ्ज लिख लें बस। अच्छा माय डियर, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया जिसका इंतजार था। सेक्शन 7 और 8 जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं पास पेपर्स में, सेक्शन 7 और 8। और सेक्शन 8 की वही हेडिंग है जो सेक्शन 21 की थी, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड या परचेजेस नॉट अलाउड। जो सेक्शन 21 की थी डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8, और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7। लेकिन वी आर वेरी लकी कि ये आसान बहुत है। तो लेट अस स्टार्ट। कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एक चीज आपने नोट की हो, शायद काफी दिनों से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, एक चीज आपने नोट की हो कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है आउटपुट माइनस इनपुट। मिसाल के तौर पे मैंने 50 यूनिट बेचे 120 रुपए के, तो ये मेरी सेल प्राइस है, ऐसे ही है ना।
50 यूनिट 120 रुपए के बेचे तो ये मेरी क्या है, तो सेल को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, और उसके बाद मैंने 80 यूनिट खरीदे 60 रुपए के और बेच उनको 120 के दिया डबल प्रॉफिट करके, तो उसको भी 18% से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा इनपुट आ जाता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट 90% की रिस्ट्रिक्शन लगती है, वो अपनी जगह बात सही है, लेकिन वो अभी मैंने नहीं लगाई हुई। तो आउटपुट माइनस इनपुट विल बी पेएबल टू गवर्नमेंट। लेकिन कहते हैं इसमें यह याद रखना कि परचेज नीचे सारी पड़ी होती है और सेल सिर्फ उन्हीं की पड़ी होती है जो बिके। तो इट इज अ मिसमैच कि नीचे परचेज 18 की है, 80 की है, और सेल ऊपर कितने यूनिट्स की पड़ी हुई है। लेकिन कहते हैं इसमें मेरे लॉ का कोई एतराज नहीं है। हां, अगर इसमें कुछ और डिफरेंट होता तो फिर वो अकाउंटिंग की क्लास की तरह करते कि परचेज हुए 80 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30, तो फिर इस तरह करना पड़ता, तो वो तो फिर परचेज ना होती, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 18% होता। लेकिन हमारे लॉ में याद रखिएगा परचेज इंटू 18% है। तो इसलिए सेल्स टैक्स वाले बहुत रहम दिल हैं, वो कहते हैं सेल में से परचेज माइनस कर लो, बाकी कोई मसला नहीं। अगले साल अगले महीने जब बाकी 30 यूनिट है वो बिकेंगे, वो भी सेल में चले जाएंगे। हो सकता है अगले महीने इनपुट हो ही ना, आप कोई चीजें नहीं खरीदे ना, कोई मसला नहीं, बस फिर आउटपुट पे 18% लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसलिए हमारे लॉ में एक बेसिक चीज है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे 18% नहीं लगाया जाता, बल्कि किस पे लगाया जाता है, पर चेज पे 18% लगाया जाता है। तो ये मिसमैचिंग देखने में लग रही है, लेकिन इसको इग्नोर करें। इस 80 में से 50 बिक गए हैं और 30 अभी बिकने हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि ये परचेज के थोड़े से पैसे आपने दे दिए हो और थोड़े से पैसे देने हो, तो परचेज उधार पे भी हो सकती है, कैश पे भी हो सकती है। अब असूल ये है कि परचेज में आप वो वाली चीजें भी डालेंगे जो बिक गई हैं और वो वाली चीजों का इनपुट भी डालेंगे जो बिकनी है, और परचेज में कैश परचेजेस भी डाला करेंगे और परचेज में क्रेडिट परचेजेस भी डाला करेंगे। ये अब न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आ रहा है। नेक्स्ट मंथ में हम 20 यूनिट्स ले और 50 यूनिट्स हम सेल करें, तो 20 यूनिट्स ऑफ परचेजेस लेंगे। हाँ, बस जितना परचेज करें। फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये निकालने के लिए क्या करें, यानी कि फॉर डिटरमिनिंग 216 निकालने के लिए क्या फॉर्मेट होगा। On a taxable sale made during a month, a person shall be entitled to minus input। कहते हैं आज पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, इनपुट मैं न्यूमेरिकल्स में माइनस करने दिया करूंगा। shall be entitled to minus input, पेड वाला भी और पेएबल वाला भी। कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब माइनस करने दूंगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग द मंथ फॉर सेल मेड, जो सेल कर दी है उसकी परचेज भी माइनस करने दूंगा, और टू बी मेड, तो सेल मेड कितनी है और टू बी मेड कहते हैं सारी माइनस करने दूंगा। हमने कहा ये इनपुट किसमें से माइनस करें, माइनस तो करना है, डिडक्ट तो करने हैं, किसमें से करें, डिडक्ट करना है, तो उसमें वो कहता है फ्रॉम आउटपुट। तो डिडक्ट करना है इनपुट फ्रॉम आउटपुट। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी बात, यहां से न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सामने आ गया आपके। वी आर सपोज टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। द इनपुट विल बी अलाउड फ्रॉम द will be deducted from the output tax. एक्सक्लूडिंग वाले को छोड़ें, काटना नहीं है। डेट इज पेएबल इन दैट टैक्स मंथ। आउटपुट कौन सा वाला, ये आउटपुट ड्यू है ना, ड्यू से मुराद है पेएबल, यानी ये हुकूमत को पेएबल है, लेकिन इसमें से इनपुट माइनस कर लें, इसका नाम ड्यू भी है पेएबल भी है। ये जो 1080 की बात करें, डेट इज ड्यू इन द टैक्स मंथ, जो इस साल का, ड्यू का मतलब है बनता है, जो बनता है इस महीने का, यानी सेल इंटू 18%। ये ड्यू से मुराद हमारे सवाल में 1080 है। लेकिन कहते हैं आपने फर्दर टैक्स में से इनपुट माइनस नहीं करना,
इसीलिए हम उसको न्यूमेरिकल के नीचे डालते हैं, एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ। इसीलिए फर्दर टैक्स को हम न्यूमेरिकल के नीचे डालते हैं। कहते हैं 4% को इधर नहीं लाना। कोई सेल हो अनरजिस्टर्ड को, उसका 4% इधर नहीं लाना, वो बल्कि न्यूमेरिकल के। तो लिखें इसीलिए हम 4% एंड पे लगाते हैं, क्योंकि यहां उसने मना किया है, ये आउटपुट नहीं है। कहते हैं इसको इधर वाले आउटपुट में ना डालो, इसीलिए हम न्यूमेरिकल के एंड पे 4% माइनस करते हैं। %4 प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। इनपुट कौन से वाले आउटपुट में से माइनस करने? एक्सक्लूडिंग फर्दर वाले से। बार बार बोलें, इनपुट माइनस करना है कौन से वाले आउटपुट से? एक्सेप्ट फर्दर वाले से। यानी फर्दर वाले में से इनपुट माइनस नहीं करना। तो फिर फर्दर वाला कहां ले जाएं? न्यूमेरिकल के एंड पे ले जाएं। फिर तो ये मैंने बताया था माय डियर कि ये चीजें आसान है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ परचेज की बात हो रही है। परचेज कैश में भी होती है और परचेज क्रेडिट में भी होती है। कुछ परचेज की सेल हो जाती है और कुछ परचेज की अभी सेल नहीं हुई होती। तो इनपुट या परचेज 4 किस्म की हैं। कुछ परचेजेस पे हो चुकी होती हैं, कुछ पेबल होती हैं, और कुछ परचेजेस की सेल मेड हो चुकी होती है और कुछ की सेल टू बी। तो ये चारों बातें चारों परचेज के बारे में है। और मशहूर जमाना वो लाइन आ गई कि अगर आप कोई परचेज रिकॉर्ड करना भूल जाएं तो अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर लें। ये हमने पहले दिन न्यूमेरिकल में की थी। इनपुट इज नॉट डिडक्टेड, परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए। इनपुट क्या होता है? परचेज। परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए रेलेवेंट मंथ में। फॉरगॉट होना चाहिए मेरे तो ख्याल से, ये तस्वीर भेज दो। फॉरगॉट टू रिकॉर्ड परचेज, परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए। बिल लेट आया या बिल आया और गुम हो गया। इन तीनों वजह से क्या होगा? इन तीनों वजह से क्या होगा? इनपुट डिडक्ट नहीं हो सकेगा ना, भूल जाएंगे फिर हम इनपुट रिकॉर्ड करना। अब इजाजत क्या है? यार एक बंदा था, ही हैज नॉट रिकॉर्डेड परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, मिसप्लेस हो गया था या बिल लेट आया था, बस मार्च की परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सका। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? वो बेचारा क्या करे? मार्च की भूली हुई परचेज अप्रैल में रिकॉर्ड कर लो, नहीं मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो, अगस्त में कर लो, सितंबर में कर लो, अक्टूबर में ना कर लो। लास्ट मंथ बाय विच ही कैन रिकॉर्ड द परचेज। रिकॉर्ड इधर भी कर सकता है बट इसके बाद नहीं कर सकता। कैन नॉट कर लो, कर लो, कर लो, कैनॉट कर लो, बस कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। क्योंकि यहां नहीं की थी, तो बोले नहीं की थी तो कर लो, 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 तो ना करो। साथ वाले से तो ऊंची बातें ना करें प्लीज। ही कैन क्लेम इनपुट टिल सितंबर 2017। तो सुबह को भूला हुआ शाम तक घर आ जाए तो उसको भूला, उसको भोला कहते हैं। हां, अगर वो रात को घर आए, ओए होए होए, छित्तर मार मार। अच्छा जी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अलावा कभी हाथ नहीं उठाया किसी पे। अच्छा जी, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनपुट माइनस नहीं कर सका, इनपुट क्या होता है? परचेज के पे 18% लगाते हैं। जब विद इन द रेलिवेंट मंथ, उस महीने में, इसको हम याद किया करेंगे सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें, इसको हम इस तरह याद किया करेंगे, सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें, ही मे, और अगर शी हो शी में, तो ही में शी में, बोले ही में शी में, दोनों ही में भी और शी में भी, क्लेम सच टैक्स इन द रिटर्न ऑफ एनी ऑफ, एनी ऑफ का मतलब है कभी भी कर लो, एनी ऑफ द 6 अगले 6 महीने। कौन से 6 महीने? 6 महीने। आप ही के दोस्त चार होते हैं, प्रीसीडिंग लिख के आ रहे होते हैं, पिछले 6 महीने में माइनस कर लो। अच्छा मैं डियर, परचेज कितने किस्म की है? 3, लोकल परचेज, इंपोर्ट और नीलामी से खरीदें। तो बोले माय डियर, परचेज कितने किस्म की है? 3 किस्म की। बोले लोकल परचेज, टायर, टायर जो जनरल टायर से खरीदे थे, और इंपोर्ट ऑफ इंजन, और ऑक्शन, नीलामी में चीजें खरीदें। तो परचेज 3 किस्म की है। ये तीनों परचेजेस आपकी जेन्युइन हैं अगर आप होल्ड करें इनके बिल। अगर आप क्या होल्ड करें? इनके बिल। और अगर आप ये बिल होल्ड नहीं करेंगे तो यू शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट, फिर आपको इनपुट माइनस करने की इजाजत। तो परचेज का सबूत होना चाहिए या परचेज का कोई सबूत ना हो? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। किस सिचुएशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? जनरल टायर से आप अगर टायर खरीदे ना, तो 4-5 कंडीशंस पूरी होंगी तो होंडा को परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, वरना होंडा उस टायरों की परचेज पे 18% न्यूमेरिकल में नहीं लगा सकती। बस मैं क्लोज कर रहा हूं ये डब्बा पढ़ के बाद, अटेंटिवली जरा सुनते रहिएगा। तो जनरल टायर से अगर हम टायर खरीदें तो हमें 5 चीजें, 4-5 चीजें साबित करेंगे तो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। एक चीज हम ये साबित करें कि बिल वो हमारे नाम का बना के दे। बिल क्या करके दे? हमारे नाम का, इन हिज नेम, पहले उसका नाम आए, एंड हैविंग हिज, यानी क्या, सॉरी, हमारा यही होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस, हमारे पास टैक्स इनवॉइस है जिसमें हमारा नाम हो और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। अच्छा आगे नहीं पढ़े। दूसरी शर्त, अगर जनरल टायर ने वो सेल अपनी रिटर्न में नहीं दिखाई, अगर जनरल टायर ने वो सेल अपनी रिटर्न में, हमारे लिए तो परचेज है लेकिन उसके लिए तो क्या है, या वो अपनी रिटर्न में तो दिखाई लेकिन मेरे से 1,18,000 लेके 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया, तो इस पे भी सजा मुझे मिलेगी। हालांकि आप तो 1,18,000 दे आए हैं जनरल टायर को, लेकिन लॉ मेकर कहते हैं ऐसे बुरे बंदे के पास जाते क्यों जिसने आगे ये पंगे करने हैं। तो शायद जुर्म उसका है लेकिन सजा आपको मिलेगी। पहले तो आप उससे बिल बनवाएं ना, बिल बनवाएं पहले। बिल में आप अपना नाम लिखवाएं और अपना क्या लिखवाएं? रजिस्ट्रेशन नंबर, जब होंडा उनके पास बिल बनवाने जाए। अगला काम उसे फोन करके ये कहें, यार आप अपनी जरा रिटर्न ना जल्दी 15 तक जमा करा दो खुदा के लिए, और उसमें ना इसको सेल में डाल देना क्योंकि मैंने इधर से अपनी परचेज रिकॉर्ड करनी है। बल्कि आजकल तो होता ही है कि ये सेल में जब डलता है तो होंडा के सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो परचेज के अंदर आ जाता है, क्योंकि एफबीआर ने सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया हुआ है। तो इसलिए जैसे ही वो सेल में डालता है तो होंडा की ये परचेज बन जाती है। और तीसरी शर्त ये है कि वो उस 1,18,000 में जो 18,000 है वो गवर्नमेंट के खजाने में भी जमा करा के आए। तो जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो
सेल जनरल टायर, सॉरी ये जरा रिदम बना के पढ़ना पड़ेगा वरना घर में समझ नहीं आएगा। जो परचेज किया गाड़ी वालों ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे या किया जनरल टायर को 1,18,000 दे दे और वो आगे गवर्नमेंट को जमा, तो किया गाड़ी वाले को इस परचेज को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। तो दो बातें हैं भाई अलग अलग, इनको उर्दू में पहले याद कर लें। आपने 1,18,000 के टायर खरीदे किया गाड़ी वालों ने जनरल टायर से, तो पहले तो उधर ही खड़े खड़े बिल बनवाएं जिसपे किया का नाम आ रहा हो और साथ जिसके ऊपर जो है वो किया का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा हो। दूसरा काम ये करें कि उसको फोन करके रिमाइंड कराएं कि खुदा के लिए अपनी रिटर्न बनाओ और इसमें उसको अपनी सेल में डालो। और तीसरा काम उसे ये भी कहें कि खुदा के लिए ये पैसे भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दो। अगर तुम ये सारा नहीं करोगे, या तो मुझे बिल नहीं बना के दोगे या बिल बना के दे दो और आगे गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना करवाओ या अपनी रिटर्न में सेल में ना डालो, तो मैं खमियाजा सारा भुगतना पड़ेगा, मेरी परचेज डेड हो जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट ने लॉक किया, चीजों को फंसाया है ताकि लोग टैक्स के चंगल से बच ना सकें। ही होल्ड्स अब रिटर्न बनानी होती है जनरल टायर ने, लेकिन पीछे पड़ा होता है होंडा, वरना बेचारे के इनपुट डेड हो रहे होते हैं। और जिसके इनपुट डेड होते हैं उसके लिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व बड़ा मुश्किल है। कहां आपने 2,16,000 टैक्स देना था और कहां आप 10,80,000 टैक्स दे के आएंगे। 10,80,000 टैक्स देना तो स्यापा है पूरा। इसलिए आप दूसरों को कहते हैं खुदा के लिए अपनी सेल रिकॉर्ड करो, ताकि मैं अपनी क्या रिकॉर्ड करूं, क्योंकि कोई बंदा इसको अपनी सेल में डालेगा तो मैं इसको अपनी परचेज में डाल सकूंगा ना। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि यार ये अपनी सेल में डालो ये चीज, ताकि मैं अपनी कहां डालूं, ये परचेज में। तो हमारी मिसाल में तो अनलकीली ये किया है, तो किया कार्स होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस इन किया नेम, किया के नेम में, एंड हैविंग किया रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। यहां सप्लाई से मुराद जो कॉन्टेक्स्ट चला है ना वो परचेज का है। यहां सप्लाई मेड होती है, कई दफा सप्लाई रिसीव्ड होती है, तो ये सप्लाई परचेज के मानों में। अच्छा, हमने वो एक चीज पढ़ी थी कि बिजली के बिलों पे भी टैक्स होता है, और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली, अगर किसी ने आपको बिजली या गैस सप्लाई की है तो बिल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए और आपका एड्रेस आ जाए जहां वो इंस्टॉल हुआ है, तो ये काफ़ी है बस। ये भी एक बात है, लेकिन ये नॉर्मली इतनी टेस्टेबल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल्स में, बाकी बात ज़्यादा टेस्टेबल है। तो ये थोड़ा सा हट के बीच में उसने बात डाली है। हम मेन बात की तरफ वापस आते हैं। इफ़ द जनरल टायर, अब ये आप नहीं लिखेंगे तो घर में याद नहीं होनी चीज़ें कि कौन किया है कौन जनरल टायर है, अगर इधर सुस्ती कर रहे हैं। इफ द जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच, अब आप बेशक सच सेल लिख लें, सच परचेज लिख लें, जो मर्जी लिख लें, अब जनरल टायर के लिए बात हो रही है। इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन सच सप्लाई इन हिज रिटर्न, यानी अपनी जनरल टायर के रिटर्न में, या जनरल टायर हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, देन इनपुट कैनॉट बी रिकॉर्डेड बाय किया माय डियर। तो इनपुट फिर किया वाले रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड इट ऑल सीम्स लॉजिकल, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है जो हमने बातें अभी पढ़ी हैं। बट एक बात जरूर है कि होंडा कह सकता है कि यार, वो किया वाले कह सकते हैं यार मेरा क्या कसूर था, अगले को ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन आप ना फिर ऐसे बंदे के पास जाएं जब आपको अगले की हरकतें पता हैं, तो आप अगर पकड़े गए हैं तो ऐसे दोस्त थे आपके, आपने कुछ नहीं किया लेकिन दोस्तों की वजह से पकड़े गए आप, बुरी सोहबत। और माशाल्लाह आप ही क्लास में वाहिद बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी सोहबत मिली हुई है। राइट वाले को देखें। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स मेड बाय हिम, और अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं तो ऐसी सूरत में, अच्छा ये ना मैं जरा सर्कल लगा रहा हूं। सर्कल क्यों लगाना है, देखो अंडरलाइन हुए हैं, एक ये अंडरलाइन हुआ है,
एक ये अंडरलाइन हुआ हुआ है और एक ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, अंडरलाइन हुए में है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री और गुड डेक्ले, वही जो गुड डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। आपके नाम का किया, शोइंग आपका सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इट शैल बी प्रॉपरली क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली। और ही होल्ड्स अ ट्रेजरी चालान। जब आप चीजें नीलामी से खरीदे ना तो वहां बिल नहीं बनता। बोले यहां क्या बनती है? टैक्स इनवॉइस, यहां गुड डिक्लेरेशन और यहां ट्रेजरी चालान इन हिज नेम एंड बियरिंग हिज शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। बस ठीक है, ये लाइन लो, कल पढ़ेंगे। अच्छा भैया, पेपर में आता है 4 से 5 नंबर का सवाल। कभी आता है टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट। ये जब आता है ना टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट, तब तो मेजॉरिटी बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट है, बिकॉज व्हेन यू विल होल्ड इट, इट इज द टाइम टू रिकॉर्ड इनपुट। जैसे ही आप ये बिल अपने हाथ में होल्ड करके दिखा दें हुकूमत को, तो व्हेन यू विल होल्ड इट, सो इट इज द टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट। एक दो दफा आया इस तरह सवाल भी, टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट, तो वो बच्चों को समझ नहीं आया ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये वाली हेडिंग्स वो ऊपर घर में पढ़ते नहीं है। लेकिन 99% दफा सवाल ये आता है, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट माइनस करने की क्या शराइत हैं। पहली शर्त, इस केस में आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए और ये वाली शर्त भी पूरी होनी चाहिए, नाम वगैरह, ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो ज्यादा इस नाम से आता है कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट। और ये वाला जो सवाल आता है 2 लाइन का, ये तो अक्सर ही आता है कि क्या रेमेडी अवेलेबल है एक बंदे को, इफ ही फॉरगॉट टू डिडक्ट इनपुट। रेमेडी अवेलेबल इफ ही फॉरगॉट टू डिडक्ट इनपुट। अगर वो इनपुट बेचारा रिकॉर्ड करना भूल गया। नीचे कुछ हो रहा है, नीचे के इनपुट रिकॉर्ड कब करना है, इधर देखें, ये कि इनपुट रिकॉर्ड कब करना है, और ये कुछ और है कि इनपुट रिकॉर्ड करना था, होल्ड भी किया हुआ था बिल, लेकिन भूल गए। अब क्या करें? नीचे ये है कब रिकॉर्ड करें, और ऊपर ये है कि अगर रिकॉर्ड करना भूल जाए तो क्या करें। ये अक्सर 2 मार्क्स का सवाल आता है और ये 5-6 नंबर का सवाल आता है, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट। और एक सवाल 8 नंबर का आता है, वो अगले सफे पे है, कि कौन से इनपुट सिरे से ही डेड हैं, यानी रिकॉर्ड करने की इजाजत ही, चाहे आप बिल भी दिखा दो, कोई वो नहीं हुकूमत वाले आपको, क्योंकि ये बुरे इनपुट हैं। तो बुरे इनपुट तो अगले सफे पे हैं। तो जरा 3 सवाल मुझे रिवाइज कराएं। इनपुट रिकॉर्ड करने की शराइत क्या है, वो नीचे लिख दी गई। अगर इनपुट रिकॉर्ड करना था और सारी शराइत पूरी हो रही थी लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया, तो ये 2 लाइनें। और कौन से इनपुट है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डेड है, टैक्स क्रेडिट्स। ये हमारा मेन सेक्शन है, सेक्शन 21 की तरह, जिसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 429। जब भी कभी सवाल में फॉरेन इनकम आ जाए तो आपके जहन में 4 सिनेरियोज आने चाहिए। जब भी कभी सवाल में फॉरेन इनकम आ जाए तो आपके जहन में 4 सिनेरियोज आने चाहिए। अगर वो 4 सिनेरियोज में से कोई एक भी लग जाए तो फॉरेन इनकम को माफ कर दें। उनमें 2 सिनेरियोज हर किस्म की इनकम के लिए हैं और 2 सिनेरियोज सैलरी के लिए हैं।
और जो पहले वाले दो सिनेरियोज हैं वो हर इनकम के लिए हैं, चाहे वो सैलरी भी हो। तो पहले वाले दो सिनेरियोज हर इनकम के लिए हैं और तीसरा चौथा सिनेरियो जो है सिर्फ सैलरी के लिए। अगर ये 4 सिनेरियोज हैं तो इनमें कोई एक भी लग रहा हो तो आपने फॉरेन इनकम को क्या कर देना है, माफ। माफ करने का मतलब यह होगा कि न्यूमेरिकल के फेस पे ऐड करके लेस करना है। माफ करने का यह मतलब होगा कि न्यूमेरिकल के फेस पे ऐड करके आपने लेस करना है। और अल्लाह आपका भला करे, अगर इन चारों में से कोई एक भी नहीं लग रहा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर चैप्टर 6 लगा देने, फॉरेन इनकम को ऐड करना है न्यूमेरिकल के फेस पे, फिर लेस नहीं करना क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। फिर आपने कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह इसको क्या कर देना है, टैक्सेबल करके इस पे टैक्स क्रेडिट दे देना है, वो जो एक न्यूमेरिकल में किया था। एमबीए किसका एब्रीविएशन है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें। अहमद हैज कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एथियोपिया। ही हैड बीन एशिया ही हैड बीन लिविंग सिंस देयर इन अगस्त 2013। अगस्त 2013 से वो इधर है। अगस्त 2013 का मतलब है टैक्स ईयर 2014 से शहजादा उधर ही है, शहजादे का नाम अहमद है, तो टैक्स ईयर 2014 से ये उधर ही है फॉर हिज एजुकेशन। और पाकिस्तान आया था 2017 में आया था और 2018 तक रहा। शहजादा हमारा 17 में आया और मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने रहा, तो फिर भी नॉन रेजिडेंट ही था। और फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2018 में भी रहा, तो 2014 में बाहर चला गया था, 15 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में थोड़े दिनों के लिए रहा और 18 में भी 3 महीनों के लिए रहा, बट स्टिल ही इज नॉन रेजिडेंट। 14 में भी नॉन रेजिडेंट, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी और 18 में भी। एंड देन वेंट बैक टू यूएसए टू कंप्लीट हिज एमबीए। एमबीए नहीं मुक रहा माशाल्लाह, 2013 का लगा हुआ ये। अच्छा, अलॉन्ग विद स्टडीज के साथ साथ उसकी एक ख्वाहिश थी कि पार्ट टाइम उसको कहीं नौकरी मिल जाए रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी हुई और नवंबर 2019 तक वो नौकरी कर रहे वहां पे, पार्ट टाइम जॉब एट रेस्टोरेंट इन यूएसए टिल नवंबर 2019। ये तो 2020 का साल है ना, साथ वाले से बबलू, ये तो 2020 का साल है ना, 1 जुलाई 19 को तो 2020 शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब है 2019 जो पिछला साल है, हमारा सवाल भी 20 ही है शायद, 2019 जो पिछला साल है उस तक ये बंदा क्या है, नॉन रेजिडेंट। तो वो जो 4 फॉरेन इनकम्स की हैं उनमें एक ये पॉइंट था कि जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, तो वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी हर फॉरेन इनकम माफ होगी। अब ये नहीं कहना कि ये फॉरेन सैलरी कमा रहा है तो सर फॉरेन सैलरी पे टैक्स पे करके आए या सिटीजन हो और रिमेन्स अब्रॉड हो, ये नहीं कहने की जरूरत। वो इसको बड़ी वाली एग्जाम्पशन पहले ही मिल गई। 4 सिनेरियोज होते हैं ना एग्जाम्पशन देने के, उसमें एक ये भी तो है कि जो बंदा 4 साल से मुसलसल क्या है, नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगले 1 साल। तो पहली बात तो मैंने ये लिख ली कि ये बंदा इन सारे सालों में बोले क्या है, नॉन रेजिडेंट। ये तो मुझे सवाल पढ़ के पता चल गया। नवंबर 19 में आया है, बल्कि नौकरी खत्म करके 1 दिसंबर को आया, तो 7 महीने पाकिस्तान में रहा, 7 महीने पाकिस्तान में रहा, तो अल्लाह का शुक्र है 20 में आके ये क्या बन गया है, रेजिडेंट। So if a person is non-resident for all of the 4 preceding years, then his foreign income for the year in which he became resident and the next year will be exempt from tax. इधर शायद सिटीजन होने की भी शर्त है, इधर सिटीजन होने की भी शर्त है, लेकिन सिटीजन नहीं लिखा होगा तो अज्यूम करेंगे अहमद सिटीजन है। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे और अल्लाह उसको भी पढ़ने की तौफीक दे। ये चैप्टर 13 के एंड पे डब्बा मैंने आपको बताया था, ये जो 4 चीजें थी, तो बस वो पढ़ने लग जाए तो द फॉरेन इनकम
Any foreign income derived by a citizen of Pakistan who was not resident in any of the 4 years. चपेड़ इनकम में डाला हुआ है इसने, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसने इनकम में डाला हुआ है और टोटल के अंदर भी किया हुआ है इसने इसको। हालांकि लॉस इसका इतना आ रहा था, एक इनकम की वजह से इस लॉस को इसने कम किया हुआ है। हालांकि ये इनकम इस काबिल नहीं है कि न्यूमेरिकल के फेस पे डाली जाए, ये तो इनकम ही क्या है, एग्जेम्प्ट, और इसने न्यूमेरिकल में डाली हुई है इसको। He has computed the taxable income, उसने टैक्सेबल इनकम निकाली हुई है। इसको इस तरह समझ लेना कि ये शायद उसने वर्किंग 1 की है, ये वर्किंग 2 की है, और फिर इनका टोटल यहां पे ले गया, तो ये इसने टैक्सेबल इनकम निकाली हुई है अपनी तरफ से। और टैक्स इसने शायद इसलिए नहीं निकाला हो कि टैक्स इसका 0 बन रहा है, वरना एक लाइन नीचे और डालता, माई टैक्स इज 0। तो ये देखें ना, अगर ये सारा भी इग्नोर करें तो टोटल्स में इसने गलती से ये डाल लिया हुआ है, हालांकि ये इनकम नहीं है इसकी। डन, ओके। ये जो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, फिर पाकिस्तान में आके उसने 1 जनवरी से कारोबार शुरू कर दिया, तो यकम जुलाई 19 से 30 नवंबर 19 तक इसने ये वाली इनकम कमाई है, और फिर 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 20 तक इसने ये वाली इनकम कमाई है। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है और ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो फॉरेन सैलरी इसकी माफ होगी, इसको टोटल में नहीं डालनी चाहिए थी, अगर डाली भी थी तो एंड पे माइनस कर देता, फिर एंड पे माइनस भी इसने नहीं की भी। नोट ए, इसने पाकिस्तान की बिजनेस की सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की हुई है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, और डोनेशन माइनस की हुई है। फिर उसने आगे लिखा हुआ है कि इस फिगर में कोई मसला नहीं है, इस फिगर में मसला है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: 8,40,000 पेड टू 2 एम्प्लॉइज इक्वली इन कैश। टैक्स काट लिया उनका। अच्छा चलें, टैक्स काटा ना तो अच्छी बात है, हमारी ये भी तो एक ख्वाहिश होती है ना कि सैलरी जो है कैश में पे ना करें। 840,000 मुझे बताएं कि जिस तरह मर्जी करें यार, आप इस तरह भी तो कर सकते हैं कुछ बच्चे। 840,000, एक बंदे की तनख्वाह एक्स ले ली, एक बंदे की तनख्वाह क्या ले ली, एक्स ले ली। इस एक्स को आपने मल्टीप्लाई किया 6 मंथ से, क्योंकि 1 जनवरी को कारोबार शुरू हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 बंदे, तो ये तनख्वाह बन गई 8,40,000। ये जो एक्स है मुझे क्या देगा सोच के बताएं। एक बंदे की 1 महीने की तनख्वाह जरब 2 बंदे तो 2 की तनख्वाह आ जाएगी, जरब 6 महीने तो पूरे इस साल के आखिरी 6 महीने की तनख्वाह आ जाएगी। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या आप 8,40,000 को सिंपली पकड़ें, 8,40,000 को सिंपली पकड़ें और इसको डिवाइड कर दें 6 महीने से। जब आप इसको 6 महीने से डिवाइड करेंगे तो ये 1 महीने की 2 बंदों की तनख्वाह आएगी, फिर आपको इसको दोबारा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वट एवर यू मे लाइक, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी चलें। तो 8,40,000 को 6 महीने से डिवाइड करें, 1 लाख। ये कितने बंदों की तनख्वाह है, 2 बंदों की। कितने महीने की, 6 माह की। लो, और भाई ये थी 6 माह की, अब ये कितने की निकल आई, 1 माह की। अब 1,40,000 को पकड़ें और 2 बंदों पे डिवाइड कर दें, 70।
खुदा के लिए ऐसा ना किया करें। आपसे कुछ सड़क पे जाते हुए पूछ ले, यार आप सीए कर रहे हो, अभी किया नहीं, मुझे बताओ, मेरे 2 मुलाजिम थे, मैंने उसे 8,40,000 रुपया दे दिए 6 महीने में, तो मैंने एक को कितना दिया है? पानी लाओ मेरे लिए। पागल हो, ये टैक्स का सवाल है, सादा सा सवाल है। 70,000 रुपया, तो अब बता दें पर मंथ तो कितनी तनख्वाह मिल रही है? लेकिन ऑब्वियसली ये तो उनको पता चलना था ना, जिन्होंने ये पढ़ना था कि 1 जनवरी से कारोबार शुरू है, वरना बारों बार 12 से डिवाइड करके आ रहा होना था। इट इज ग्रेटर देन, लेकिन गलत तो था ना, इट इज ग्रेटर देन 32,000, सो इट इज पेड इन कैश अंडर द प्रोविजन ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस। कमेंट रशीद, पहला कमेंट मेरा बड़ा जबरदस्त हो गया है, मैं सही लिख के आवांगा, पहला कमेंट जबरदस्त हो गया। चलो आगे, इस पे कमेंट हम कराएंगे। अच्छा भाई, फिजिबिलिटी स्टडी फॉल करती है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में? यार ये वही वाली मशहूर जमाना गलती हुई है, वो जो गलती नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर खरीदते थे गलती से एक्सपेंसेस में डाल देते थे, प्लांट खरीदते थे गलती से एक्सपेंसेस में डाल देते थे। अच्छा, एक जगह वैसे लॉ मेकर ने भी इजाजत दी हुई है कि पूरी कॉस्ट को खर्चे में डालेंगे, लेकिन वो तो एक रेयर सरकमस्टांस है, वो तो गिने चुने एसेट के लिए, वो तो लॉ मेकर कभी खुद बताएगा कि लॉ ने इजाजत दी है, वरना जनरल रूल क्या है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 29 था, पता नहीं कौन सा था। फिजिबिलिटी स्टडी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में गिरती है, और इसका जनरल रूल ये है, इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ। तो हम पेपर में क्या कमेंट करके आएंगे? द फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, and as per my knowledge it shall be amortized on straight line basis at the rate of 20%, and you Ahmed, you have deducted it fully 12। ये कमेंट करके आएंगे हम कि हमने 6 लाख पूरे को खर्चे में डाल दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वाज कंडक्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका 20% डालना चाहिए था खर्चे में, इसने पूरा डाल दिया खर्चे में। 2 कमेंट हो गए मेरे, 4 नंबर तो हो गए। चल आगे। डोनेशन ऑफ 6 लाख वॉज पेड टू अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। 6 लाख तो इसका तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये डिडक्शन नहीं है बिजनेस की। तीसरा कमेंट हम ये करके आएंगे कि इट इज डिडक्शन नॉट अलाउड, हाउएवर अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। और आखिरी कमेंट, नहीं भाई, यूएसए में डोनेशन देने से ना ये खर्चा है किसी हेड का, और ना ही ये क्या कहते हैं इस काबिल है कि इस पे कोई टैक्स क्रेडिट मिले। तो न्यूमेरिकल को अगर मैं रीसॉल्व करना चाहूं तो मना किया हुआ उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग 1, अकाउंटेंट वाला लॉस कितना है? 16। भाई ऊपर देखे ना, अकाउंटेंट वाला लॉस कितना है? 1620। इस तक पहुंचते हुए 22 लाख कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुई है, मुझे कोई एतराज नहीं। इस तक पहुंचते हुए 8,40,000 माइनस हो गया, इस पे मुझे एतराज है, क्योंकि 32,000 से ऊपर की सैलरी कैश में पे नहीं हो सकती। ऐड कर दें सैलरी 8,40,000। खर्चों में कितनी पड़ी है? 8 लाख। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इसमें 8,40,000 पड़ा है, तो ये माइनस हो गया गलती से, और 6 लाख भी माइनस हो गया। तो ऐड कर दें 6 लाख को, और इसकी जगह माइनस कर दें 6 लाख का 20, नहीं 6/12 नहीं करेंगे इसमें, मुझे इसमें नहीं 6/12 होता, वो सिर्फ इनटेंजिबल में नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज होता है, बाकी ये नहीं चक्कर करना जी। 120
और -1620 में एक और मसला भी है, 6 लाख की डोनेशन भी माइनस हुई है। इसका टैक्स क्रेडिट मिलना है, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एड बैक कर दे डोनेशन कितनी, 600। जवाब पॉजिटिव हो लॉस कड्डी बेटा सी तो गेन आ गया। ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई। अब जो न्यूमेरिकल का फेस बनेगा वो ऐसे बनेगा, माय डियर, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स कितनी, 300। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन सोर्स 840, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है। कितना हो गया, लेस एग्जेम्प्ट इनकम 840। टैक्सेबल इनकम 3 लाख। ओ टैक्सेस का कितना बना, 0, क्योंकि 3 लाख है ना। और लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, नो नीड। क्यों, आपकी फीस नहीं बनती बेटा। सर थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें सर, प्लीज सर। नहीं बेटा आपकी फीस नहीं बनती, हम आप सर थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट सर प्लीज, थोड़ा सा छोड़ दें सर। दुकानदार मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, इसमें भी थोड़ा सा छोड़ दें। और भाई जिसका टैक्स ही नहीं बनता उसे क्यों डिस्काउंट देना है? डिस्काउंट जेन्युइन है, डिस्काउंट बनेगा, टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए 6 लाख पे, लेकिन इस बेचारे का क्या नहीं बन रहा, टैक्स नहीं बन रहा। तो इसलिए फिर कैलकुलेट करने की, मैं ये नहीं कह रहा कि देना ही नहीं टैक्स क्रेडिट, देना है, लेकिन अब सवाल में उसका टैक्स ही नहीं है तो फिर टैक्स क्रेडिट काहे का देना। और ये सारा करके बाहर निकल के साथ वाले ने कहा पुत्र कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऋषिद पानी मंगवा, कमेंट्स रिक्वायर्ड थे। चलें जी, नोट कर लें, ये तो मैंने वैसे ही आपके लिए किया था, असल तो न्यूमेरिकल इसके बाहर है। अब जल्दी करें, 2 मिनट में नोट, ताकि फिर 5 मिनट में हम कमेंट्स देना शुरू करें। नहीं कमेंट्स तो मैं लिखवाऊंगा ना, ये नहीं करना, ये वर्किंग में भी नहीं करना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये वर्किंग में भी नहीं करना। रजिस्टर रख लें बैग में जल्दी से, अभी तो क्लास चल रही है। अब रजिस्टर निकल रहे हैं नोट करने के लिए। Let me share a motivating story with you. चलो जल्दी नोट करो।
बस आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड मोर, फिर तस्वीर खींच लें। बुक रख दें बैग में, क्या जल्दी पड़ी हुई है, उधर तो रिक्शे वाला दिन लेने आया हुआ है, रिक्शे वाले अंकल लेट हो जाएंगे। अच्छा जी, नाउ और रिक्शे में ना जाया करो, वो जो 4-5 करोड़ की बस होती है उसमें घर जाया करो, रिक्शों में जाते हो नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हाँ, उनसे मैंने इजाज़त मांगी थी कि मैं आपके ये कमेंट्स जो है वो क्लास में शेयर करूंगा, और उनकी चैट मैंने कल रात को ही कॉपी पेस्ट की है, ऑनलाइन के स्टूडेंट थे। गायब हो गया। हमेशा ऑलवेज स्पीक एंड थिंक। हद होगी यार, इतनी मेहनत से कॉपी पेस्ट किए थे। ये चीज हमारा एक टॉपिक है FAR2 में जिसका नाम है IS-28। उसका पास्ट पेपर का सवाल आता है, ये 1-1.5 सफ़े का, अक्सर ये देखें, ये 1-1.5 सफ़े का सवाल होता है पूरा। तो वैसे ही 10 पास्ट पेपर थे इसके, तो जब हमने इनको ख़त्म कर लिया तो उसको कहा कि आप ना ऐसी सैटरडे को इनफॉर्मली सा मैंने बोल दिया कि ज़रा इसको ना घर में कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह गुजरांवाला से थे भाई, उन्होंने मुझे बताया कि सर IS-28 के पास पेपर कर लिए थे 1-10, सर आप इसी तरह संडे का होमवर्क बता दिया करें। अब पता चल गया कि 75 to 80% एडजस्टमेंट हो जाती हैं, बस 1-2 एडजस्टमेंट मुश्किल होती हैं। अब मैंने कहा ये तो 10 पास्ट पेपर थे, एक सवाल पे पता नहीं कितना टाइम लगता है। कहते नहीं, मैं 6 घंटे बैठा, 6 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 के 10 पास्ट पेपर कर लिए। तो डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पर मैंने स्टार लगा लिया है, बाकी तो रिपीट ही हो रही हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपको कहा जाए चैप्टर 18 के जो है वो 12 सवाल जो है वो कराइएगा संडे को, तो आप लोग 6 घंटे लगा के आप कहें हमने 12 सवाल कर लिए हैं। तो कोई है इस पूरी क्लास में ऐसा फिजिकल हाइब्रिड में? जरा हाथ खड़ा करें। 1-2 स्टूडेंट्स, 4, ठीक है। इंशाल्लाह इस संडे को आप पे भी तजर्बा करेंगे। अब कमेंट्स लिखना शुरू करें, कमेंट लिखना शुरू करें माय डियर। सैलरी ऑफ, खामोश हो जाओ भाई। सैलरी ऑफ ₹8 हाइब्रिड में मोबाइल जरा छोड़े ना। सैलरी ऑफ रुपीज, सैलरी लिखें, सैलरी का एस लिखें ना, शुरू करें। शुक्रिया। सैलरी ऑफ ₹8,40,000 is paid in cash. Salary of ₹8,40,000 is paid in cash. दोबारा रीस्टार्ट होना पड़ा साथ वाले को, इसलिए टाइम लग रहा है। Is paid in cash. चल आप अगली लाइन से लिखना शुरू करें, अगली लाइन लिख लें। The salary per month is 70,000. The salary per month is 70,000. आगे लिखें 8,40,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1,40,000 एंड डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन शो कर दें इस तरह जिस तरह मैंने किया। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 6 और 1,40,000 डिवाइड बाय 2। अच्छा, फिक्रा कहां तक पहुंचा था हमारा? 70,000 विच इज एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ। So it is not allowed as deduction.
Next, feasibility study is a pre-commencement expenditure. So instead of recording it as an expense, feasibility study is a pre-commencement expenditure. So instead of recording it as an expense, it should be amortized on a straight line basis at the rate of 20%. At the rate of 20%. Showing amortization of rupees. कितना बन गया? 120,000. Further, बल्कि अगली लाइन, donation to charitable hospital is not a deduction अंडर द हेड बिजनेस. ये बिजनेस के हेड में डिडक्शन तो नहीं होनी चाहिए ना, ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, ये तो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं चंदा. इज नॉट अ डिडक्शन अंडर द हेड बिजनेस, रादर अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड. नहीं, वो तो हमने सवाल खोल के नहीं देखा, हमें क्या पता इनकम 3 लाख आनी है या नहीं. उसने तो क्या कहते हैं, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कराया. अगर न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व करवाता तो फिर हम कहते टैक्स क्रेडिट देना था, लेकिन टैक्स 0 है अभी. हाँ, क्या है डोनेशन, और आगे लिखें, हाउएवर डोनेशन इन यूएसए इज नॉट अ डिडक्शन and no tax credit will be allowed as well. However, donation in USA is not a deduction and no tax credit will be allowed as well. अब 2 बातें रह गई हैं, वो मैं कल लिखवा दूंगा. एक तो इस 60,40,000 पे कमेंट करना है, और सवाल में पूछा हुआ है कि सजेशंस दे दें, वो सजेशंस फिर कल देंगे. और इंशाल्लाह 1:50 में मिलते हैं, चैप्टर 18 का कोई सवाल कर लेंगे. तैयार होके आइएगा 1:50 पे.